नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। अपने रायगढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री महापौर जीवर्धन चौहान के चाय ठेले पर पहुंचे। उनके साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर जीवर्धन चौहान ने खुद चाय बनाकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को पिलाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं भी मौजूद रहे। तो देखिए, महापौर ने खुद चाय बनाकर पिलाई। सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरा रहा ये। इस दौरान सीएम के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए। लेना तो जायज नहीं होती। वहीं राजधानी रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र के नगर पंचायत समोदा के हाई स्कूल मैदान में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर गंभीर शिकायतें की। ग्रामीणों ने राजस्व संबंधी मामलों में देरी और पैसों के लेन देन की शिकायत भी की, जिसके बाद बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंच से ही नायब तहसीलदार की क्लास लगा दी। उन्होंने नायब तहसीलदार को फटकार लगाते हुए पूछा कि सांसद को कितना पैसा दिए जो जनता को बोलते हो। उन्होंने नायब तहसीलदार को कामकाज सुधारने और व्यवहार ठीक करने की नसीहत भी दी। सांसद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम और एसडीएम को नायब तहसीलदार के पास लंबित मामलों की समीक्षा करने और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ के नायब तहसीलदार कौन है जी? आपका अभिनंदन करें कि क्या करें बताओ। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलते हो लोगों को, क्या बोलते हो? इसका सबसे ज्यादा शिकायत है। कितना पैसा दियो सांसद जी को? कितना पैसा दियो? किसको बोलते हो तुम पैसा दे रहा? ये मेरे पास आवेदन है। क्यों निराकरण नहीं हो रहा है बताओ मेरे को। क्यों नहीं हो रहा है इसका निराकरण बताओ। जरा एडिशनल कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब, हर किसी की यहाँ की जनता की शिकायत ये नायब तहसीलदार के है। जरा इसके पास कितने केस पेंडिंग है उसको आप रिव्यू करो और रिव्यू करके उसका निराकरण होना चाहिए। ये शिकायत नहीं होना चाहिए। और ये दोनों प्रकरण के बारे में आप मुझे रिपोर्ट बना के 3 दिन में भेजो और आप दोनों को भी भेजो और अब भविष्य में आप ठीक हो जाओ। मेरे पास ये शिकायत नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। जिस तरह धार जिले के भोजशाला मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का फैसला चर्चा में है, ठीक उसी तरह सनातन पर दिया दिग्विजय सिंह का बयान भी सुर्खियों में है। इंदौर में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर से मुलाकात के दौरान दिग्विजय का संवाद इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। सनातनी पर बहस गरम, फिर सुर्खियों में दिग्विजय सिंह। भोजशाला फैसले के बाद बयान वायरल। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अरे किसी ने बोला। इस संवाद को सुनकर एक बार तो आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि भोजशाला पर ही दिग्विजय ये भी कहते दिखे हैं कि हाईकोर्ट के निर्णय का अध्ययन किया जाएगा और कानूनी पहलुओं को समझने के बाद ही आगे का रुख तय होगा। वो ये भी कह चुके हैं कि पहले से ही ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए इस मामले में भी अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय को ही करना होगा। अब इन सब के बीच दिग्विजय बीजेपी विधायक उषा ठाकुर से कह रहे हैं कि मैंने फैसले का विरोध किया, ये तुमने कैसे मान लिया? इंदौर में दोनों के बीच हुए संवाद में दिग्विजय सिंह खुद को घोर सनातनी बताते भी दिखे। इस संवाद को उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट किया है।
मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा आज फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। सनातनी है, अनादिकाल से सनातनी तो तुम हो, तो पुजारी है, तो हम क्या दुश्मन है उसके? यह अनोखा संवाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सार्वजनिक रूप से दिग्विजय का इस तरह सनातनी होना क्या इशारा कर रहा है? वैसे अभी हाल ही में उनकी अयोध्या यात्रा भी चर्चा में रही थी। इससे पहले वह नर्मदा परिक्रमा भी कर चुके हैं। इन बातों का भी दिग्विजय जिक्र करते दिखे। तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तू एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं। दिग्विजय घोर सनातनी है, इसकी सार्वजनिक घोषणा उन्होंने कर दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तकनीकी यूनिवर्सिटी RGPV को लेकर सियासत गर्मा गई है। सरकार यूनिवर्सिटी से राजीव गांधी का नाम हटाने और इसे अलग अलग हिस्सों में बांटने पर विचार कर रही है। भाजपा इसे शिक्षा व्यवस्था सुधारने की कवायद बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे नाम बदलने की राजनीति करार दे रही है। देख रिपोर्ट। भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि RGPV अब बड़े बदलाव के दौर से गुजर सकता है। सरकार यूनिवर्सिटी का नाम बदलने और इसे 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी में है। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक भोपाल यूनिट का नाम मध्य भारत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उज्जैन यूनिट का नाम मालवा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और जबलपुर यूनिट का नाम महाकौशल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखने पर विचार किया जा रहा है। करीब 28 साल पहले स्थापित हुई राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी अब अपना नाम बदल सकती है। सरकार इसमें से राजीव गांधी नाम हटा सकती है। तो वहीं इस यूनिवर्सिटी को अलग अलग हिस्सों में बांटने को लेकर भी चर्चा चल रही है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुधरेंगी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर सियासत कर रहा है। सरकार का कहना है कि एक ही यूनिवर्सिटी पर ज्यादा दबाव होने की वजह से प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी बनने से तकनीकी शिक्षा और छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं बेहतर हो सकेंगी। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सरकारों ने वर्षों तक योजनाओं और संस्थानों के नाम एक ही परिवार तक सीमित रखे। सरकार राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विस्तार की बात कर रही है। रही बात नाम बदलने की, तो अभी तो कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। और चूंकि ये सरकार का अधिकार है, क्योंकि जब आपने उसका राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नाम रखा होगा तो उस समय भी बहुत सारे महान लोग रहे होंगे, लेकिन आपने राजनीतिक फायदे के लिए और तत्कालीन नेताओं को खुश करने के लिए नाम रखा होगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यूनिवर्सिटी की व्यवस्था सुधारने के बजाय ध्यान सिर्फ नाम बदलने पर दिया जा रहा है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न हैं, उनका नाम बदलकर आप किसका नाम रखना चाहोगे? आप शिक्षा में सुधार करते नहीं, उसकी उत्कृष्टता में सुधार करते नहीं, आप नाम बदलने की बात करते हो। फिलहाल सरकार ने इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन RGPV से राजीव गांधी का नाम हटाने और यूनिवर्सिटी को बांटने की चर्चाओं ने मध्य प्रदेश की राजनीति और शिक्षा जगत दोनों में नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब देखना होगा कि सरकार इसे प्रशासनिक सुधार के तौर पर आगे बढ़ाती है या यह आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। INS 24/7 के लिए भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट हरि के साथ अंजलि सिंह की रिपोर्ट। वहीं भोपाल में पूर्व जज की बहू ट्विशा शर्मा मौत मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्विशा शर्मा के परिजनों के आरोपों के बीच पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने DCP जोन 2 के सुपरविजन में SIT गठित कर जांच तेज कर दी है। परिजनों ने ट्विशा के शव को दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने के लिए आवेदन किया है। ट्विशा के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। पूर्व जस्टिस गिरिबाला की बहन राजबाला पर मेडिकल क्षेत्र में प्रभाव का आरोप लगाते हुए PM रिपोर्ट में हेरफेर की आशंका जताई है। मामले में रिटायर्ड जस्टिस गिरिबाला को जमानत मिल चुकी है, जबकि उनके बेटे की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। 5 दिन बाद भी ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। तो पूर्व जज की बहू ट्विशा ने आत्महत्या की या फिर ये कोई साजिश थी,
करेंगे। वहीं उज्जैन में एक भावुक कर देने वाला वाकया सामने आया है। पत्नी की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार पिता के साथ उसका 4 साल का बेटा भी जेल पहुंच गया। कोर्ट में जब बच्चे को नाना नानी के साथ भेजने की बात हुई तो मासूम ने साफ कह दिया, मैं पापा के साथ जाऊंगा। इसके बाद अदालत ने बच्चे को पिता के साथ भैरवगढ़ सेंट्रल जेल भेजने की अनुमति दे दी है। उज्जैन के देवास रोड स्थित आरके होम्स कॉलोनी में रहने वाली दीपिका ने करीब 1 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी का 4 साल का बेटा भी उसके साथ था। पुलिस जब दोनों को कोर्ट लेकर पहुंची तब बच्चे के नाना नानी ने उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन मासूम ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। पत्नी की सुसाइड केस में आया हुआ है तो उसके ऊपर हत्या का चार्ज लगा हुआ है। उसके साथ एक 3 साल का बच्चा भी है। जो बच्चा अपने नाना नानी के साथ नहीं गया, जिद करके वो पिता के साथ ही आने को था, तो यहाँ आया है तो उसको जो भी सुविधाएं होती हैं उसको अच्छे से रखेंगे हम। 6 साल तक हम बच्चे को रखते हैं, उसके बाद फिर हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से उसको अन्य संस्थाओं में भेजते हैं अगर कोई परिवार का सदस्य नहीं आता। कोर्ट में बच्चा लगातार पिता के साथ रहने की जिद करता रहा, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे भी भैरवगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। भैरवगढ़ जेल प्रशासन के मुताबिक महिला बंदियों के साथ बच्चों के रहने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन किसी पुरुष बंदी के साथ बच्चे के जेल पहुंचने का ये संभवतः पहला मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, उज्जैन। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन अंतिम प्रहार में पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 10 दिनों से जारी अभियान के दौरान 8 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 DVCM, 2 PPCM और 4 सक्रिय सदस्य शामिल है। गिरफ्तार नक्सलियों पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने इनके कब्जे और निशानदेही पर 51 घातक हथियार, जिनमें AK-47, SLR और LMG राइफल शामिल है, बरामद किया है। साथ ही 64 लाख से अधिक नकदी भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार नक्सली होडेवाड़ा मुठभेड़ में शामिल थे। गढ़चिरौली पुलिस दल और CRPF दल, ये दोनों पुलिस दल मिलके 2 मई 2026 उस दिन से कल तक एक मोटा ऑपरेशन ऑपरेट के लिए होते। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अंतिम प्रहार। इस ऑपरेशन के दरमियान 8 कट्टर माओवादी लोगों को हमने अटक किया है। ये 8 माओवादियों से 5 माओवादियों ने कंपनी नंबर 10 जो गढ़चिरौली पुलिस दल के रिकॉर्ड में है तो वो समाविष्ट है, और एक ही महिला कैडर रहेगी। वो भी कल तारीख में बीजापुर जिला में आत्मसमर्पण किया, ऐसे गोपनीय माहिती मिल है। अब बात कर लेते हैं रायसेन की। रायसेन के जाखा पुल के पास बाघ दिखाई दिया है। NHAI रोड निर्माण कंपनी के कर्मचारियों को रात्रि गश्त के दौरान बाघ सड़क पर चलता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान 4 पहिया वाहन में रहे कर्मचारियों से विशालकाय बाघ से सामना हुआ। कहा जाए कि निर्माणाधीन सड़क पर मुस्तैद विदपुरा निवासी रोड कर्मचारी सूरज जाट और उनकी टीम का सामना सीधे मौत से हुई। गश्त कर रहे कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर का लाइव वीडियो कैमरे में कैद किया। बाघ के इस लाइव दस्तक के बाद वन विभाग ने रात को ही मोर्चा संभाला और लाउड स्पीकर से मुनादी कराकर पूरे इलाके को अलर्ट किया। वन विभाग ने ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी कि रात में खेतों और सुने मार्गों पर अकेले जाने से बचे। बता दें कि कुछ साल पहले बाघ ने नीमखेड़ा निवासी एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया था। फिलहाल बाघ के दस्तक से पूरे इलाके में दहशत फैला हुआ है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप। बाघ की सूचना पर वन विभाग को अलर्ट कर दिया गया। वन विभाग ने क्षेत्र के लोगों को भी अलर्ट किया।
वहीं मंडला जिले के निवास क्षेत्र में भीषण गर्मी और तेज लू ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से लोग दोपहर में घरों से निकलने से बच रहे हैं। सड़क सुनसान नजर आ रही है। वहीं लोग गन्ने का जूस, शीतल पेय और आइसक्रीम का सहारा लेकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। शादी सीजन होने के कारण जरूरतमंद लोग तेज धूप में भी खरीदारी करने को मजबूर है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक बाहर ना निकलने, पर्याप्त पानी पीने और चेहरे को ढक कर बाहर निकलने की अपील की है। ऐसा है कि मौसम बहुत तेज गर्म हो रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लू की संभावनाएं ज़्यादा है। अभी समय साथ ही उल्टी दस्त का सीजन भी चल रहा है, तो हमारे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। मेरी अपील आम जनता से ये है कि बहुत ही आवश्यक पड़ने पर ही जो है दोपहर 11 बजे से 3 बजे के पहले 3 बजे के बीच में निकलने ना घर से। जो कुछ भी काम है प्रातःकालीन अपना 11 बजे के पहले निपटा लें। इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसके तहत हम गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं, जिससे हमारा जो शरीर का तापमान है वो नियंत्रण में रहे। गन्ने का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है, पौष्टिक होता है। इसमें बहुत से प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो इस गर्मी से राहत देते हैं। एक महीने से वो और ज़्यादा ही धंधा जो है स्पीड से चल रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी वैसे हमारा ग्राहक की धंधा भी बढ़ रहा है। बहुत गर्मी कर रहे हैं सब बोल रहे हैं, इसमें चल रही है। हम लोग का धंधा जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है।